मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सैन्य सेवाओं से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर विज्ञान विषय के या साइंस से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों का एक मॉडल टेस्ट पेपर है। इस मॉडल टेस्ट पेपर को आप आधार मानकर सैन्य सेवा में जाने का सपना सच कर सकते हैं। अब चलते हैं मॉडल टेस्ट पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शरीर में वसा के 1 ग्राम अणु से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ से है। तो इस पोषक पदार्थ की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य पोषक पदार्थों के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर किसका पूछा है, फैट या वसा का। तो वसा के 1 ग्राम अणु से शरीर में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछे तो वो किसका होगा, वसा का। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर और भी अगर कुछ बातों में पता लगाएं तो जैसे देखो ए ऑप्शन दिया हुआ है 4.2 किलो कैलोरी। तो शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन करता है, 4.2 किलो कैलोरी। बी ऑप्शन दिया हुआ है 5.2 किलो कैलोरी। तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से शरीर में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है, 5.2 किलो कैलोरी। तो इस पर्सन के आधार पर हमने तीनों का पता लगाया, कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है, प्रोटीन की कितनी होती है और वसा की मात्रा कितनी होती है। और मुख्य पोषक पदार्थों की भी बात करें तो तीनों हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यहां एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रश्न में अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक मात्रा किस में होती है तो चावल के अंदर। अगर प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पूछ ले तो वो होती है सोयाबीन के अंदर। अगर वसा की मात्रा पूछ ले तो वो सबसे अधिक होती है घी और मक्खन के अंदर। यहां एक प्रश्न का और ध्यान रखना है, अगर पूछे शरीर में सबसे ज्यादा किलो कैलोरी या लंबे समय तक जो ऊर्जा का उत्पादन करता है वो कौन करती है, तो ध्यान रखना है शरीर में कौन करती है, वसा। जैसे भूख हड़ताल या उपवास के समय हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पादित करती है वो कौन करती है, वसा करती है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि हरित लवक में कौन सी धातु उपस्थित होती है। सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, हरित लवक होता किसमें, हरित लवक होता है पादपों के अंदर, या पादपों की पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, हरित लवक। पादपों में इसका मेन रोल क्या है, फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में, क्योंकि पादपों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, हरित लवक की। तो हरित लवक के अंदर एक मुख्य धातु उपस्थित होती है, वो होती है कौन सी, मैग्नीशियम। तो हरित लवक में मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा रोल है। या पत्तियों की बात करें तो हरित लवक या मैग्नीशियम की कमी से पादपों के अंदर एक पत्तियों में हरिमहीनता रोग होता है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है या चितकबरी पड़ जाती है, जिसके कारण वो खराब हो जाती है। अब हम बात करें हरित लवक की ओर, तो पादप का जो रसोई घर है वो कौन कहलाता है, या प्लांट का किचन हरित लवक कहलाता है। क्यों, क्योंकि पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सूर्य का प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में होती है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि भाई पादपों के अंदर जो भोजन संचय होता है वो किस रूप के अंदर होता है, स्टार्च के रूप में। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी किसकी उपस्थिति में होगी, हरित लवक की उपस्थिति में। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मानव रक्त दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है। मानव रक्त दाब की अगर बात करें तो मानव रक्त दाब को ज्ञात करते हैं किससे, स्पिग्मो मैनोमीटर के द्वारा। तो स्पिग्मो मैनोमीटर के द्वारा जो रक्त दाब है वो कितने से कितने के बीच में होता है, वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg। तो ये वैल्यू जरूर ध्यान रखना, 120/80 mm ऑफ Hg, जो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, स्पिग्मो मैनोमीटर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के अंदर और भी काफी है, जैसे ए ऑप्शन की बात करें हीमोसाइटोमीटर की, तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किसकी संख्या ज्ञात की जाती है, हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या। चाहे आरबीसी की संख्या हो चाहे डब्ल्यूबीसी की संख्या हो, किसके द्वारा काउंट की जाती है, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। फिर बी ऑप्शन कहता है पाइरोमीटर। तो पाइरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, जो हायर टेम्परेचर या जो उच्च तापमान होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का जो ताप होता है वो किससे मापते हैं, पाइरोमीटर से, या कह सकते हैं तापमापी जो यंत्र है वो कौन सा है, पाइरोमीटर। अगला है डी ऑप्शन
तो स्टेथोस्कोप, तो हमारे हृदय की जो धड़कन होती है वो किसके द्वारा मापते हैं? स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो इस प्रश्न के आधार पर चारों चीज का ध्यान में रखना है, हिमोसाइटोमीटर, पायरोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर और स्टेथोस्कोप का। फिर अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, मानव मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? अगर मानव मूत्र की बात करें तो मानव मूत्र का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर। तो मानव मूत्र में कुल 95% या 95% किसकी मात्रा होती है? जल की मात्रा। तो बाकी बचे हुए जो 5% होते हैं उनमें से भी एक चीज ध्यान रखनी है कि 2.5% किसकी मात्रा होती है मूत्र में? यूरिया की मात्रा। यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 2.5%। और इसके बाद बचे हुए जो 2.5% है वो अन्य खनिज लवण होते हैं। तो हम कह सकते हैं मूत्र में 95% तो है जल, बाकी 2.5% यूरिया और बाकी बचे हुए 2.5% होते हैं अन्य खनिज लवण। अब हम अगर मूत्र की बात करें तो मानव मूत्र का जो पीलापन होता है, यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं कि मानव मूत्र में पीलापन किसके कारण होता है? तो वो ध्यान रखना, यूरोक्रोम का, जो किसके विघटन से बनता है? हीमोग्लोबिन के विघटन से। यहां एक पर्सन और ध्यान रखते हैं जो काफी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जैसे यूरिया का निर्माण कहां होता है? तो यह जरूर ध्यान रखना, यूरिया का निर्माण हमारे शरीर के अंदर यकृत या लीवर के अंदर होता है। अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन कहता है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह क्वेश्चन ग्लैंड्स या एंडोक्राइनिन सिस्टम से, तो यहां पूछा है किसका? अंतःस्रावी ग्रंथि का। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि का पूछे तो सबसे बड़ी हमारे शरीर में कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अगर क्वेश्चन पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो वो कौन सी होगी? यकृत। तो यकृत एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। कैसी है? बाह्य स्रावी। लेकिन यहां क्वेश्चन में किसका पूछा था? अंतःस्रावी ग्रंथि का। इसलिए हमने सही आंसर क्या करा? थायराइड ग्रंथि का। अगर हम ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियों का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? इनका मेन काम होता है हार्मोनों का स्त्रवण करना या हार्मोनों का सेक्रेशन करना। तो हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं उनको 3 पार्ट के अंदर बांटते हैं, जिनमें से सबसे पहली होती है कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि, या जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइनिन ग्लैंड्स। दूसरी होती है कौन सी? बाह्य स्रावी ग्रंथि, या जिसको हम कहते हैं एक्सोक्राइनिन ग्लैंड्स। तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि, जिसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। अब हम इनकी बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहते हैं जिनमें हार्मोनों का जो निष्कासन होता है वो नलिकाओं के द्वारा नहीं होता है। तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं वो किसके थ्रू काम करेंगे? तो ये रक्त के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं नलिका विहीन या डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। वो किनको कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों को। दूसरी बात करें बाह्य स्रावी ग्रंथियां, कि भाई ऐसी ग्रंथियां जिनमें हार्मोनों को निकलने के लिए नलिकाओं या ट्यूब या डक्ट की जरूरत होती है, वो कौन सी होगी? बाह्य स्रावी ग्रंथियां। तो इसमें ध्यान रखना ये नलिका युक्त ग्रंथियां हैं और ये नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। जैसे अंतःस्रावी की बात करें तो ये पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि सब किसके उदाहरण है? अंतःस्रावी ग्रंथि के। और बाह्य स्रावी ग्रंथि का बात करें तो यकृत एक किस प्रकार की ग्रंथि है? बाह्य स्रावी ग्रंथि, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। तीसरी बात करें मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथियां उनको कहते हैं जो नलिका युक्त और नलिका विहीन यानी अंत तथा बाह्य दोनों से मिलकर बनी हो, ऐसी ग्रंथियां कौन सी होगी? मिश्रित ग्रंथियां। तो मिश्रित ग्रंथि का या मिक्स ग्लैंड का हमारे शरीर के अंदर जो उदाहरण है वो है अग्नाशय, या जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा इसका पूछा जाता है अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है? तो वो कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि का। तो ग्रंथियों में ये काफी सारे क्वेश्चन तैयार करें, जैसे यकृत का, थायराइड का। अब पीयूष का भी अगर पूछे तो ध्यान रखना पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि का पूछे तो ये कहाँ उपस्थित होती है? किडनी के ऊपर। तो इसके द्वारा निकलने वाले हार्मोनों को हम लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं या डू एंड डाई हार्मोन भी कहते हैं। वो किसको कहते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की।
छठा क्वेश्चन कहता है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो ये क्वेश्चन जो पिछले जो क्वेश्चन पढ़े थे वो थे जीव विज्ञान से, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनमें से ये क्वेश्चन पूछे हुए थे और ये बार बार रिपीट भी होते हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों के आधार पर टॉपिक का भी ध्यान रखना है कि ये ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं किन चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आगे रसायन विज्ञान के क्वेश्चनों की। तो रसायन विज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो यह क्वेश्चन में क्या पूछा है, हल्की धातु का। तो इन चारों में से जो सबसे हल्की धातु है तो वो कौन सी है, लिथियम धातु। तो इसकी हल्की होने के कारण ये ध्यान रखना पानी के ऊपर तैरती है। एक पर्सन ये भी ध्यान रखना है कि पानी के ऊपर तैरने वाली धातु कौन सी है, तो वो कौन सी है, लिथियम धातु। एक उपयोग इसका और ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि मोबाइल फोन की जो बैटरीज होती है उनके अंदर कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, लिथियम धातु का। तो ये तो था आंसर अपना सी। अगर अदर धातुओं का पूछे तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे लोहा, लोहे से काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो हेमेटाइट ध्यान रखना है किसका, लोहे का अयस्क है। और लोहा काफी सारी मिश्र धातुओं का भी निर्माण करती है। जैसे हम बात करें एक क्वेश्चन जो काफी बार आता है, स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो वो लोहे तथा कार्बन की है। सेकंड सोडियम का, तो सोडियम को ध्यान रखते हैं कि भाई जल के साथ क्रिया करता है या जल के अंदर डालते ही क्या होता है, एकदम जलने लगता है। तो इसलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में, क्योंकि खुली हवा में या नम भरी हवा के अंदर ये क्या कर जाता है, क्रियाशील हो जाता है। फिर है चांदी, इसका उपयोग अपन आभूषण बनाने में और काफी सारे चीजों के अंदर काम में लिया जाता है चांदी का। तो इसके आधार पर ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओजोन परत में छेद करने वाली गैस कौन सी है। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत है क्या, तो हमारा जो सूर्य और पृथ्वी इनके बीच के अंदर काफी सारी परतें होती है, तो उनमें से एक गैस की परत है, वो कौन सी है, ओजोन परत। तो ओजोन परत के अंदर जो छेद करने वाली गैस है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रीऑन गैस। काफी सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि ओजोन परत में छेद करने वाली गैस कौन सी है, तो फ्रीऑन। फ्रीऑन की जगह एक और लिखा आ सकता है जिसको हम कहते हैं CFC। यह भी ध्यान रखना है बच्चों, CFC या इसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सूत्र भी ध्यान रखना, CF2Cl2, जिसको डाइफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। तो ओजोन से रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन की बात करें तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का अपर रूप है। एक पर्सन ये भी ध्यान रखना है, ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन का एलोट्रोप या अपर रूप होता है, जिसका रासायनिक संकेत की बात करें तो क्या होता है, O3। यहां एक चीज ओजोन से और ध्यान रखनी है कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो किसके अंदर मापते हैं, डॉप्सन के अंदर। यह भी ध्यान रखना किस में मापते हैं, डॉप्सन के अंदर। फिर तीसरा प्रश्न, एक चीज और ध्यान रखनी है कि ओजोन परत का मेन काम क्या है, कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको पृथ्वी पर आने से रोकना। अगर ये पृथ्वी पर आएगी तो हमारे शरीर के अंदर कैंसर उत्पादन करना या आंखों के अंदर इंफेक्शन पैदा करना, वो सब किसके कारण होता है, इन्हीं पराबैंगनी किरणों के कारण। अगर हाल ही में बात करें तो हाल ही के अंदर लगभग 30% ओजोन लेयर डैमेज हो चुकी है, उसके अंदर छेद हो चुका है, जो अभी काफी बढ़कर लगभग 15% तक आ चुकी है। तो इसका मेन काम यही ध्यान रखना, पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करना। या और भी ऑप्शन है, इनके भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में इस पर्सन में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस। क्या कहते हैं इसको, ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग जो गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी के तापमान को दिनों दिन क्या करती है, बढ़ाती है। तो जब इसका प्रश्न पूछे तो दो ध्यान रखना, हाइड्रोजन, ये भी आर्मी के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछ रखा है। इसका सूत्र, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2N2। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक प्रकार की विषैली गैस है जिसका सूत्र है H2N2। अब डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका भी काफी कॉमन एक क्वेश्चन आता है कि हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कौन सी है, तो वो कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं N2O। क्या है, N2O, जिसका यूज हम निश्चेतक के रूप में या फिर हंसाने के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है
8वां, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? लूनर कास्टिक क्या होता है? इसको हम किसको कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो क्या है? AgNO3। AgNO3 ध्यान रखना, इसको अमिट स्याही या लूनर कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक बेसिक यूज काफी बार एग्जाम में आता है, जैसे मतदान के समय नाखूनों के ऊपर जो चिन्ह लगाई जाती है वो कौन सी स्याही होती है? AgNO3, या जिसको हम कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट। अब बाकी अगर सूत्र की बात करें, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, इसका भी एग्जाम में काफी बार आता है। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहां किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का ध्यान रखना, फोटोग्राफी के अंदर। किसके अंदर किया जाता है? फोटोग्राफी में। अगर फोटोग्राफी में स्थायीकरण का पूछे तो ध्यान रखना है किसका उपयोग किया जाता है? हाइपो का, सोडियम थायोसल्फेट का। लेकिन सीधा पूछे फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, तो वो किसका होगा? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। बी ऑप्शन दिया हुआ है सिल्वर आयोडाइड। इसका भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम वर्षा के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में, या जो आर्टिफिशियल रेन होती है उसके कराने में किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का, जिसको हम क्या कहते हैं? AgI। क्या बोलेंगे इसको? AgI या सिल्वर आयोडाइड। अब चौथे क्वेश्चन की बात करें, सिल्वर क्लोराइड। इसका भी पूछते हैं, इसका सूत्र के आधार पर नाम पूछते हैं। AgCl को और किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर। और हॉर्न सिल्वर क्या है? चांदी का अयस्क या सिल्वर का अयस्क है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जब कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या होगा? NaOH, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एग्जाम में काफी कंफ्यूजन होता है कि कास्टिक पोटास क्या होता है? कास्टिक सोडा तो कौन सा हुआ? NaOH। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है, तब ध्यान रखना ए ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है कौन सा? KOH। तो ध्यान रखना कास्टिक पोटास कौन सा है? KOH। अब बी ऑप्शन में देखो, एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्जामों के अंदर काफी बार सीधे सेटों के रूप में पूछा जाता है, जैसे Na2CO3.10H2O। इसको हम कौन सा सोडा कहते हैं? धावन सोडा या वाशिंग सोडा, या हम कहते हैं कि भाई कपड़े धोने के लिए कौन सा सोडा काम में लिया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। तो ये सूत्र किसका हुआ? सोडियम कार्बोनेट का। फिर तीसरा है NaHCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के नाम से किसे जानते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो इस सोडे का उपयोग हम रोटियों को फुलाने के लिए या अग्निशामक यंत्रों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न के अंदर जो ये चारों सूत्र दिए हुए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जामों के अंदर सीधे पूछे जाते हैं। तो इनके नाम ध्यान रखना है और इनके कुछ उपयोग ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये क्वेश्चन किससे है? अयस्क से। तो इस अयस्क का सबसे पहले ध्यान रखना है अयस्क होते क्या है। तो ऐसी धातुएं जिनका हम निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? इन अयस्कों से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट जो क्या है, किसका अयस्क है? ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम किस अयस्क से कर रहे हैं? बॉक्साइट से। तो इन एग्जामों के अंदर काफी सारों के अयस्क पूछ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोहे के अयस्क पूछे तो लोहे के अयस्क ध्यान रखने कौन कौन से हैं? जैसे हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और भी होते हैं आयरन पाइराइट, सिडेराइट। ये सारे किसके अयस्क हैं? लोहे के। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा किसका पूछा जाता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट का। और एक सवाल यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि मैग्नेटाइट जो है वो लोहे का चुंबकीय अयस्क है। कैसा है? चुंबकीय अयस्क। अब बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम के भी काफी इंपॉर्टेंट अयस्क है। जैसे कैल्शियम की बात करें तो एग्जाम में सबसे ज्यादा किस अयस्क का पूछा जाता है? जिप्सम का। काफी जगह क्वेश्चन आता है कि जिप्सम किसका अयस्क है? तो ध्यान रखना है किसका? कैल्शियम का। यानी हम इस जिप्सम से किस धातु को अलग कर रहे हैं? कैल्शियम से, मतलब कैल्शियम को। और एक इसका और इंपॉर्टेंट है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट जो है वो कैल्शियम का भी अयस्क है और मैग्नीशियम का भी अयस्क है। ध्यान रखना,
क्योंकि डोलोमाइट से कैल्शियम धातु का भी निष्कर्षण कर सकते हैं और मैग्नीशियम धातु का भी निष्कर्षण कर सकते हैं। फिर देखो अगला है डी ऑप्शन, जो कौन सा है, मैग्नीज। तो मैग्नीज का ध्यान रखना, और भी होते हैं जैसे पाइरोलुसाइड्स। कौन सा है, पाइरोलुसाइड्स, या एक ये ध्यान रखना मैग्नाइट। मैग्नेसाइट तो किसका है, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम का। मैग्नेटाइट पूछे तो लोहे का, लेकिन जब किसका पूछे, मैग्नाइट का, तो वो किसका एस होगा, मैग्नीज का। और एक होता है कौन सा, पाइरोलुसाइड्स, वो भी किसका एस है, मैग्नीज का। लेकिन जो नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है, जिप्सम का, बॉक्साइट का और हेमेटाइट का। तो ये तीन याद रखने सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अभी बीच के जो क्वेश्चन पढ़े थे वो थे रसायन विज्ञान के। अब जो अगले क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान के, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का, वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स में से पूछा हुआ है कि जैसे वायु दाब को किससे मापते हैं, किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर किसकी जानकारी देता है, मौसम की। तो अगर हम बैरोमीटर की बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल वायुमंडलीय दाब का अचानक नीचे गिरना किसका संकेत होता है, आंधी तूफान का संकेत। बैरोमीटर के दाब का एकाएक धीरे धीरे नीचे गिरना तो वो किसका संकेत है, तेज बारिश का। और वायुमंडलीय दाब का वापस ऊपर उठना वो किसका संकेत है, साफ मौसम का। तो वो किससे ज्ञात कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब से। तो यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है। तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, या उसको किसमें मापते हैं, बार में। किसमें मापते हैं, बार में। और एक बार का मान अगर पूछे, एक बार का मान कितना होता है, तो ध्यान रखना 10⁵ पास्कल। कितना होता है, 10⁵ पास्कल। तो यहाँ तीन क्वेश्चन रेडी हुए कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक, बार, और एक बार का मान पूछे तो 10⁵ पास्कल। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। जैसे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन, अल्टीमीटर। तो जो ये वायुयानों की ऊंचाई या जो हाइट मापते हैं वो किस मीटर के द्वारा मापते हैं, अल्टीमीटर्स के द्वारा। फिर सी ऑप्शन दिया हुआ है फेदोमीटर। तो जो ये समुद्र की गहराई वगैरह है वो किसके द्वारा मापते हैं, फेदोमीटर के द्वारा। और मापते किसमें, फेदम में। फिर अगला है हाइग्रोमीटर। इसका भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक आर्द्रता, कौन सा, आपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। और अगर पूछे आपेक्षिक घनत्व वो किससे मापा जाता है, तो वो ध्यान रखना है हाइड्रोमीटर से। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, हाइड्रोमीटर पूछे तो वो आपेक्षिक घनत्व होगा, और जब आपेक्षिक आर्द्रता पूछे तो वो कौन सा होगा, हाइग्रोमीटर होगा। तो ये था अपना 11वां क्वेश्चन जो भौतिक विज्ञान से। फिर अगला ये भी भौतिक विज्ञान से, 12 नंबर क्वेश्चन, श्रव्य तरंगें कितने हर्ट्ज की होती है। सबसे पहली चीज कि श्रव्य तरंगें होती क्या है। तो जो ध्वनि तरंगें होती है, ध्वनि तरंगों को 3 पार्ट में बांटा गया है या 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है श्रव्य तरंगें, एक होती है अवश्रव्य तरंगें, और एक होती है कौन सी, पराश्रव्य तरंगें। तो श्रव्य तरंगों का अगर पूछे कि वो कितने हर्ट्ज की होती है, तब हमको ध्यान रखना है श्रव्य तरंगें जो मनुष्य का कान जो सुन सकता है वो कितने हर्ट्ज की है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मनुष्य का कान कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, तो वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की। और वो किस प्रकार की तरंग है, तो वो कौन सी है, श्रव्य तरंग है। लेकिन जब हम बात करें अवश्रव्य तरंगों की, तो अवश्रव्य तरंगें जो होती है वो कितने हर्ट्ज की होती है, तो ध्यान रखना कितने हर्ट्ज की, 20 हर्ट्ज से कम। और जब पराश्रव्य तरंगों की बात करें तो पराश्रव्य तरंगें जो होती है वो कितने हर्ट्ज की होती है, तो ध्यान रखना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अगर पूछे तो वो कौन सी तरंगें होगी, पराश्रव्य तरंगें। जो चमगादड़ वगैरह, ये डॉल्फिन वगैरह, कौन सी ध्वनि सुनी जाती है, पराश्रव्य तरंगें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट, क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो इसका जो रूपांतरण पूछा है वो पूछा है एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, बैटरी। ध्यान रखना, सही आंसर क्या होगा, बैटरी। फिर और भी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विद्युत मोटर का पूछ ले, तो विद्युत मोटर का क्या बताओगे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कौन सा यंत्र करेगा, विद्युत मोटर। अब इसके विपरीत जो काम करता है वो कौन करता है, डायनेमो। एग्जाम में कभी उल्टा भी पूछ लेता है कि डायनेमो के विपरीत कौन करता है, या विद्युत मोटर के विपरीत कौन सा यंत्र कार्य करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित पूछे तो वो कौन सा यंत्र करेगा, डायनेमो, जिसको हम जनित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। डी ऑप्शन है हीटर। हीटर का अगर पूछे तो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा के अंदर जो परिवर्तित करता है या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो वो कौन सा यंत्र करता है, हीटर का। फिर अगला क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है। जब ध्वनि की चाल निर्वात के अंदर पूछे तो ध्यान रखना क्या बताएंगे, 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि निर्वात के अंदर ध्वनि की जो चाल होती है वो 0 होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसके अंदर होती है, तो ध्यान रखना धातुओं में अगर पूछे तो वो सबसे ज्यादा होगी किसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर। 6320 मीटर प्रति सेकंड किसके अंदर, जब एल्यूमिनियम, जब धातु का पूछे। लेकिन कभी कभी एग्जाम के अंदर यह भी पूछ लेता है एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं होता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, अगर बेटर ऑप्शन, तो ध्यान रखना स्टील। किसके अंदर, स्टील के अंदर। क्यों, क्योंकि ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो सबसे अधिक ठोसों में होती है, और ठोसों में 4 ऑप्शन में हमको पता लगाना पड़ता है कि किसके अंदर किसकी कितनी है। जैसे हम इन चारों ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो ध्वनि की चाल वायु के अंदर जो होती है वो कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर लोहे की पूछे, या देखो 5120 मीटर प्रति सेकेंड, ये किसके अंदर होती है, लोहे के अंदर 5120। लेकिन यहां दिया हुआ है एक 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसके अपोजिट एक क्वेश्चन बनता है कि निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है। वैक्यूम में जब प्रकाश की चाल पूछे तब हमको ध्यान रखना है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो उसका अपोजिट हुआ कि नहीं। अगर निर्वात में ध्वनि की पूछे तो क्या होगा, 0। लेकिन जब प्रकाश की पूछे तो क्या सही करना है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ चारों चीजों का ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा पूछे तो वो किस धातु के अंदर होती है, एल्यूमिनियम में, 6320 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो यूनिट्स या मात्रक से पूछा गया है। तो मात्रक का भी एक क्वेश्चन कंफर्म होता है आर्मी के काफी सारे एग्जामों के अंदर। कोई भी किसी चीज का यूनिट या फिर किसी चीज का मात्रक पूछ ले। तो इस प्रश्न के अंदर किसका पूछा हुआ है, दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। कौन सा होता है, पास्कल। और अगर वायुमंडलीय दाब का पूछे तो ध्यान रखना है मात्रक क्या होगा, बार। तो इसमें कंफ्यूजन भी होता है, अगर वायुमंडलीय दाब का पूछे तो मात्रक क्या होगा, बार। अब हम दाब की बात करें तो दाब क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, दाब। दाब किसके बराबर होगा, P बराबर F अपॉन A। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा, इसी दाब के बराबर। फिर अगला एक और यूनिट पूछी हुई है, जैसे इसका तो सही आंसर क्या हो गया, पास्कल। अब बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं, जैसे जूल। तो जूल किसका मात्रक है, तो ध्यान रखना अगर बेसिक पूछे तो कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल, और उष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। दोनों का ध्यान रखना है, जूल। फिर सी ऑप्शन में दिया हुआ है हर्ट्ज। तो हर्ट्ज का भी काफी बार क्वेश्चन में आया हुआ है। हर्ट्ज किस किस का है, ध्वनि का और आवर्ती, इन दोनों का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। अगला है वाट। वाट किसका होता है, शक्ति का।
या पावर कह सकते हैं, या शक्ति, उसका मात्रक क्या है? वॉट। अगर पूछे बहुत ज्यादा शक्ति या हाई जो पावर होती है उसको किस में मापते हैं, तो वो ध्यान रखना किस में मापते हैं? हॉर्स पावर, या जिसको हम कहते हैं अश्व शक्ति। क्या कहते हैं? अगर पूछे बहुत ज्यादा जो पावर है वो किस में मापेंगे? अश्व शक्ति में, या जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। और अगर एक हॉर्स पावर का मान पूछे कि एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है, तो वो कितना होता है? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। तो अभी हमने जो कंप्लीट किए थे 15 क्वेश्चन, जो आर्मी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर विज्ञान विषय के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चन और इसी टाइप्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो आज ही जुड़िए आप शौर्य भारत ऐप से। तो शौर्य भारत के अंदर इस टाइप्स के काफी सारे प्रैक्टिस टेस्ट, ई लर्निंग बुक्स और काफी सारे लाइव वीडियो लेक्चर्स हैं। तो आज ही डाउनलोड करें।